हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान की आतंकी रणनीति का लक्ष्य जम्मू कश्मीर और पंजाब में अशांति फैलाना, जिसके बाद सिखों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताएंगे किस ग्रुप ने ये मांग किया है दोस्तों। तो वहीं भारत और रशिया की रक्षा साझेदारी में बड़ी छलांग, मिलकर बनाएंगे सुखोई जेट, दुनिया के कई देशों को होगा निर्यात दोस्तों। तो वहीं रूसी सेना में भारतीयों के शामिल होने को लेकर रशिया ने लिया बड़ा एक्शन दोस्तों। जल्द भारत लौटेंगे भारतवासी, सारी जानकारियां बताएंगे। अगली वीर को लेकर भी खबरें हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अचानक बिगड़ी तबियत, पीठ में दर्द के कारण एम्स अस्पताल में भर्ती दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तबियत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार वो पीठ दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एम्स अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती हैं। कल सुबह 3 बजे बैक पेन की शिकायत के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है दोस्तों। ऐसे में गेट वेल सुन राजनाथ सिंह जी यानी कि भारतीय रक्षा मंत्री को आप लोग गेट वेल सुन कर मत भूलिएगा। तो वही बता दें, पाकिस्तान की आतंकी रणनीति का लक्ष्य जम्मू कश्मीर और पंजाब में अशांति फैलाना, सिखों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। जी हां, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हाल ही में हुए आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय अकाली दल के सिख नेता परमजीत सिंह पम्मा ने सरकार से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सोमवार दोपहर हुए इस हमले में सेना के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें 5 सैनिक मारे गए थे और 5 अन्य घायल हो गए। अब इस घटना को लेकर परमजीत सिंह पन्ना ने निंदा करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के माध्यम से कश्मीर और पंजाब में अस्थिरता फैलाने के लगातार प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने सरकार द्वारा निर्णायक कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और संभावित प्रतिक्रिया के रूप में पिछले हवाई हमलों जैसे उपायों के संकेत दिए हैं दोस्तों। ऐसे में क्या लामा जी का कहना वाकई में ठीक है? और आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि मोदी सरकार को अपने जवानों की शहादत का बदला लेना किसी कीमत पर चाहिए? तो इस कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, समंदर में भारत होगा और भी ज्यादा मजबूत। नेवी को मिलने वाली है 6 नई सबमरीन। प्रोजेक्ट 75I ने पकड़ी रफ्तार दोस्तों। लंबे वक्त से अटके पड़े प्रोजेक्ट 75I ने अब कुछ रफ्तार पकड़ी है। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी को 6 नई सबमरीन मिलनी है। ये सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP वाली होंगी। ये सिस्टम सबमरीन को ज्यादा वक्त तक पानी के नीचे रहने में मदद करता है। अभी नेवी के पास इस तरह की कोई सबमरीन नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास AIP वाली सबमरीन है। हालांकि वे काफी पुरानी हो गई है। पाकिस्तान के लिए चीन नई 8 सबमरीन बना रहा है। प्रोजेक्ट 75I स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत होना है। इसके तहत नेवी ने L&T और MDL को RFP जारी किया था दोस्तों। वहीं आपको बता दें, क्या कुर्सी बचा पाएंगे नेपाली PM प्रचंड? नेपाल की संसद में 12 जुलाई यानी आज हो रहा है फ्लोर टेस्ट दोस्तों। नेपाल के संकट ग्रस्त प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के लिए आज का दिन बड़ा ही नाजुक रहने वाला है। शुक्रवार यानी आज होने वाले इस शक्ति परीक्षण से पहले नेपाली कांग्रेस और CPN-UML ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को नेपाली PM द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने के लिए कहा है। सदन में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाली CPN-UML ने पिछले हफ्ते प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था दोस्तों। बताते हैं, प्रचंड के विश्वास मत हारने की उम्मीद की जा रही है। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के पास वर्तमान में 89 सीटें हैं, जबकि CPN-UML के पास 78 सीटें हैं। दोनों के पास कुल 167 सीटों की ताकत है, जो निचले सदन में बहुमत के लिए आवश्यक 138 सीटों से कहीं अधिक है। प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बोले तो माओवादी सेंटर के पास सिर्फ 32 सीटें हैं। प्रचंड जिन्हें सरकार बनाने के लिए सदन में विश्वास मत जीतने के लिए 138 सीटों की वोटों की आवश्यकता है, उनके लगभग 63 वोट हासिल होने की संभावना है। सरकार का शुक्रवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट में हारना लगभग तय माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको इसी से जुड़ी खबर बता दें, दूसरी तरफ भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखे बिना नेपाल प्रगति नहीं कर सकता। ओली की पार्टी के अचानक बदले सुर कहने लगे भारत समर्थित बयान। बता दें, नेपाल की CPN-UML पार्टी ने बृहस्पतिवार को कहा कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हिमालयी राष्ट्र भारत के साथ घनिष्ठ मित्रतापूर्ण संबंध कायम रखकर ही आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकता है। इसने कहा कि नेपाली धरती से भारत के खिलाफ किसी भी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाली पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह टिप्पणी संसद में विश्वास मत की पूर्व संध्या पर की। अब ऐसे में माना यह जा रहा है दोस्तों कि ओली ये चाहते हैं कि
प्रचंड की सरकार तो गिरने ही वाली है, प्रचंड पीएम अब नहीं होने वाले, लेकिन अब ओली ऐसा बयान दे करके कहीं ना कहीं भारत का सपोर्ट, भारत का समर्थन भी लेना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि उनकी पार्टी के नेता विश्वास मत वाले दिन से एक दिन पहले ही भारत समर्थित बयान देने लगे हैं। यानी कि अचानक से ओली के पार्टी के नेताओं के सुर बदले हैं भारत को लेकर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? लगे हाथों आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध का समर्थक बताने पर भड़का चीन, नाटो पर साधा निशाना, कहा एशिया में अराजकता न फैलाएं। जी हां, चीन ने गुरुवार को पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो पर निशाना साधा। नाटो ने यूक्रेन के खिलाफ रशिया के युद्ध में चीन को निर्णायक समर्थक करार दिया। चीन भड़काऊ टिप्पणी के लिए पश्चिमी गठबंधन के सामने राजनयिक विरोध दर्ज कराया और कहा कि एशिया में अराजकता न फैलाएं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि नाटो के वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन की घोषणा में चीन से संबंधित पैराग्राफ पक्षपातपूर्ण, उत्तेजक और बीजिंग को अपमानित करने के उद्देश्य से भरे हैं। लिन ने कहा कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसका दृढ़ता से विरोध करते हैं। हमने नाटो के सामने गंभीर राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने नाटो के एशिया प्रशांत प्रयास की भी आलोचना की और कहा कि संगठन चीन के पड़ोसियों और अमेरिकी सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। चीन ने नाटो से एशिया में अराजकता न फैलाने को कहा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी अदालत ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि इमरान खान की हरकत आतंकवादी के समान है? जी हाँ, बता दें, पाकिस्तान की एक आतंकवादी रोधी अदालत ने कहा है कि 9 मई की हिंसा से जुड़े मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हरकतें एक आतंकवादी के समान थी। इसने कहा कि उन्होंने अपनी रिहाई के लिए दबाव बनाने के वास्ते पार्टी नेताओं को सैन्य प्रतिष्ठानों, सरकारी संपत्तियों और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का काम सौंपा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 71 वर्षीय संस्थापक और उनकी पार्टी के सैकड़ों सहयोगियों पर कई मामलों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। इनमें 9 मई 2023 को उनके समर्थकों द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन के संबंध में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एक मामला भी शामिल है। भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे पाकिस्तान में प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए थे। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आदेश में कहा गया है कि इमरान खान ने न केवल लोगों को उकसाया बल्कि अपनी रिहाई के लिए सेना और सरकार पर दबाव बनाने के लिए नेताओं को अराजकता पैदा करने, कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने तथा आगजनी करने का निर्देश दिया। दोस्तों वहीं बता दें आपको, भारत और रूस की रक्षा साझेदारी में बहुत बड़ी छलांग, मिलकर बनाएंगे सुखोई जेट, दुनिया के कई देशों को होगा ये निर्यात। जी हां, भारत और रूस रक्षा साझेदारी में एक नई छलांग लगाने जा रहा है। दोनों देश अपनी अगली साझा रक्षा परियोजना में महाराष्ट्र के नासिक में सुखोई 30 का निर्माण कर सकते हैं। स्पुतनिक इंडिया ने सूत्रों के आधार पर कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए चर्चा चल रही है और आने वाले समय में भारत में सुखोई 30 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हालिया रशिया यात्रा के बाद संयुक्त बयान में भी ये कहा गया है कि दोनों देश रूसी मूल के हथियारों के पुर्जों के उत्पादन, मरम्मत और रखरखाव की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं। रूसी तकनीक आधारित हथियारों के संयुक्त उत्पादन के जरिए भारत की जरूरतों को पूरा करने के बाद उन्हें निर्यात भी किया जाएगा। दोस्तों बता दें, इस समय भारतीय वायुसेना के पास सबसे ज्यादा सुखोई 30 विमान है। भारत और रशिया के बीच हुए समझौतों में 272 सुखोई 30 विमानों का सौदा हुआ था, जिनमें से काफी संख्या में विमानों का उत्पादन HAL प्लांट में हुआ था। तो वहीं बड़ी खबर बता दें, आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी है दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर। ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने पोस्ट में कर दिया बहुत बड़ा ये खुलासा। बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड लीडर है। मोदी 2 दिन के लिए रशिया दौरे पर थे, इसके बाद वो ऑस्ट्रिया गए थे। इस मौके को खास बनाने के लिए ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने मोदी जी के साथ सेल्फी ली और फोटो को अपने एक्स पर पोस्ट किया। ऑस्ट्रियाई चांसलर के ट्वीट को 3100 रीट्वीट किया गया। अब तक 36,000 लाइक और इसे 1.5 मिलियन से के आसपास देखा जा चुका है। मोदी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि ऑस्ट्रिया में उनका स्वागत। उनके दूसरे ट्वीट को लगभग 2600 से ज्यादा रीट्वीट यानी 23,000 लाइक और 2.5 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। दोस्तों हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, अब आपको आगे बताते हैं। असली पिक्चर दरअसल ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर द्वारा मोदी के साथ पोस्ट किए गए ट्वीट्स को अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली, यानी सबसे ज्यादा उनका ये पोस्ट वायरल गया। उनके चैनल पर कोई भी पोस्ट पर इतना व्यू नहीं था। इसकी तुलना उनके सामान्य ट्वीट से किया जाए तो इनमें दोस्तों औसतन 100 से कम रीट्वीट, 300 लाइक और लगभग 25,000 व्यूज है। मोदी को लेकर इनके 2 ट्वीट्स और उनके अन्य दिनों ट्वीट्स के बीच इस बड़े अंतर की वजह साफ है कि मोदी का नाम लेने पर से कार्ल का सोशल मीडिया ग्राफ अचानक से बढ़ गया, जिसके बाद ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो तारीफ करने लगे दोस्तों, उसके बाद वो रुके ही नहीं और लास्ट में उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में वर्ल्ड लीडर है। ऐसे में मोदी वर्ल्ड लीडर कमेंट में आप लोग कहना मत भूलिएगा। दोस्तों वहीं आपको बता दें, अंग्रेजों की संसद में भारत वंशियों का दबदबा। यूके में सिख सांसद
सांसद ने हाथों में गुटखा साहिब और हिंदू ने गीता लेकर ग्रहण की शपथ। जी हां, हाल ही में हुए ब्रिटिश संसदीय चुनावों में 29 भारतीय मूल के लोग चुने गए जिन्होंने अपने अपने धर्म ग्रंथ हाथों में लेकर शपथ ग्रहण की। इसमें प्रीति पटेल समेत 5 ने बाइबल हाथ में लेकर शपथ ली तो पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 3 ने भगवत गीता को शपथ लेते हुए हाथों में रखा। लेकिन सिख सांसद ने इस मौके पर सुंदर गुटखा पर हाथ रखते हुए शपथ ली। आपको बता दें कि सुंदर गुटखा क्या है। दरअसल सुंदर गुटखा एक छोटी सी पुस्तक यानी कि गुटखा है जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य स्रोतों से विभिन्न आवश्यक छंद यानी बानी या शब्द पवित्र छंद शामिल हैं जिनका उपयोग गुरु के शब्दों बोले तो गुरबानी के दैनिक पाठ को करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यानी कि अंग्रेजों की संसद में भारत वंशियों का दबदबा देखकर हर एक भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया है। जी हाँ, तो वहीं बता दें सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मारने वाली एयरलाइन कंपनी की महिला कर्मचारी अरेस्ट, यौन उत्पीड़न का महिला ने लगाया आरोप। आपको बता दें क्या है रियलिटी। दरअसल राजस्थान में जयपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षा बल जांच में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक अधिकारी को थप्पड़ मारने के आरोप में एक विमानन कंपनी की महिला कर्मी को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि कंपनी ने इसे यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला बताया। सीसीटीवी वीडियो क्लिप में सीआईएसएफ अधिकारी महिला से बात करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला ने 2 कदम आगे बढ़कर सीआईएसएफ कर्मी को अचानक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद एक महिला कांस्टेबल उसे एक तरफ ले गई। पुलिस ने सीआईएसएफ अधिकारी की शिकायत के आधार पर अनुराधा रानी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। तो वहीं आपको बता दें विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने भी इस मामले में बयान जारी किया है। उन्होंने बताया है कि उसकी कर्मचारी के साथ अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया गया और सीआईएसएफ कर्मी ने महिला को ड्यूटी के बाद उनके घर पर मिलने के लिए कहा था। ऐसे में दोस्तों कौन सही कौन गलत ये तो आने वाला वक्त बताएगा, कोर्ट बता देगा। लेकिन प्रथम दृष्टि आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस मुद्दे पर बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें जरदारी ने नवाज शरीफ की पार्टी को दे दी बहुत बड़ी चेतावनी। कहा हम जानते हैं कि सरकार कैसे बनाई और गिराई जाती है। दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पीएमएलएन के नेतृत्व वाली सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ सौदे को संभालने और ऋणों पर निर्भरता को लेकर आलोचना की है। जरदारी ने कहा कि आईएमएफ ऋण जनता के लिए एक परीक्षा है। उन्होंने पीएमएलएन पर सरकार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि सरकार कैसे बनाई और गिराई जाती है। उन्होंने वादा किया कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP निर्णायक कार्रवाई करेगी। पीपीपी पार्टी नेताओं ने पंजाब और संघीय सरकारों से सहयोग की कमी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। एक नेता ने शिकायत की हमें अपने पूरे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि चुनावी मुद्दे अनसुलझे हैं। जरदारी ने नेताओं को उनकी शिकायतों को सीधे संबोधित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस्लामाबाद और लाहौर में सक्रिय भागीदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने पार्टी की आलोचना को मान्यता के रूप में देखते हुए पाकिस्तानी राजनीति में पीपीपी की बेजोड़ क्षमता पर जोर दिया। तो वहीं दोस्तों बता दें रूसी सेना में जबरन भारतीयों की एंट्री करवाने के बाद रशिया ने कहा हमें अपनी सेना में भारतीयों की जरूरत है ही नहीं। बिचौलियों ने उनको सेना में शामिल करवाया था, अब जल्द वो भारत लौटेंगे। बता दें रूसी सेना में शामिल भारतीयों को जल्द रिहा किया जाएगा। उन्हें वापस भारत लाने की कोशिशें की जा रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भारत में रूस के राजनयिक रोमन बबुश्किन ने कहा कि इस मामले पर रशिया भारत सरकार के साथ है। हमें भारतीय सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। रूसी सेना में शामिल भारतीयों की संख्या 50 से 100 के बीच बताई जाती है। बबुश्किन ने बताया कि इन लोगों को एजेंट्स के द्वारा धोखाधड़ी के जरिए सेना में शामिल कराया गया था। ये एजेंट्स आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। वे अवैध तरीके से लोगों को लाकर सेना में शामिल कराते हैं। जी हाँ, बबुश्किन ने कहा कि हमने भारतीयों की वापसी के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया है। हम इसके लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध हैं और इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। बबुश्किन ने बताया कि रशिया सेना में भारतीयों की संख्या बहुत कम है। उनमें से अधिकतर तकनीकी कामों में लगे हुए हैं। रूसी सेना में भारतीयों के होने के उनके मिशन को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी को सुननी चाहिए मणिपुर की तकलीफ, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। बोला घर जल रहे हैं, मासूम जिंदगियां खतरे में हैं। पीएम मोदी को उनकी बात माननी चाहिए। आपको बता दें ये सीख विपक्ष के मेन नेता राहुल गांधी ने दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मणिपुर में जारी हिंसा का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर आज भी बटा हुआ है। मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि वे राज्य का दौरा करके शांति की अपील करें। राहुल गांधी लगातार मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं। हाल ही में खत्म हुए संसद के विशेष सत्र में भी राहुल गांधी समेत विपक्ष के अन्य नेताओं ने मणिपुर को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने वीडियो साझा करते हुए पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद मैं तीसरी बार यहां आ चुका हूं, मगर अफसोस स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आज भी प्रदेश 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। घर जल रहे हैं, मासूम जिंदगियां खतरे में है और हजारों परिवार राहत देने के शिविर पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद मणिपुर आकर
प्रदेश वासियों की तकलीफ सुनने के साथ ही शांति की अपील भी करनी चाहिए। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, ट्रंप या फिर जो बाइडेन, भारतीय अमेरिकियों का किसको मिलेगा वोट? सर्वे में आया चौंकाने वाला खुलासा। बता दें, एशियाई अमेरिकी वोटर सर्वे 2 सालों में एक बार किया जाता है और ये एशियाई अमेरिकी समुदाय का सबसे लंबे समय तक चलने वाला सर्वे है। एशियन एंड पैसिफिक आइलैंडर अमेरिकन वोट बोले तो API वोट, API डेटा एशियन अमेरिकन एडवांसिंग जस्टिस और AARP द्वारा ये सर्वे किया गया है। सर्वे में ये सामने आया है कि अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में भारतीय मूल के 46% अमेरिकी नागरिक जो बाइडेन को वोट देने के लिए तैयार हो सकते हैं, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 65% था। भारतीय अमेरिकियों की संख्या में 19% की गिरावट सभी एशियाई अमेरिकी जातीय समुदाय में सर्वाधिक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम आपसे ये 2 नाम कहेंगे, आप कमेंट में अपनी इच्छा बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन। कौन होना चाहिए अमेरिका का अगला राष्ट्रपति? देखते हैं क्या कहती भारत की प्रिय जनता। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, इतना ही नहीं, जो बाइडेन के चुनाव प्रचार अभियान ने जारी कर दिया नया विज्ञापन, डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। दरअसल व्हाइट हाउस की दौड़ तेज हो गई है। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन एक दूसरे पर बढ़ गए, जैसा कि हमने आपको भी बताया। लेकिन दोस्तों इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के प्रचार अभियान ने गुरुवार को एक नया विज्ञापन जारी कर दिया। इसमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पक्ष लेने के लिए प्रतिद्वंदी ट्रंप पर निशाना साधा गया है और उन्हें एक तानाशाह का पालतू कहा गया। दोस्तों बता दें, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरते समय सऊदी एयरलाइन की फ्लाइट में लग गई आग, इमरजेंसी फ्लाइट से निकाले गए यात्री। बता दें, सऊदी एयरलाइन की एक उड़ान में गुरुवार को पेशावर के बाच खान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय आग लग गई। ये फ्लाइट सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद से पेशावर आई थी। फ्लाइट में करीब 300 लोग सवार थे, सभी को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता सैफुल्लाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जब फ्लाइट लैंड हो रही थी तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने विमान के बाईं ओर के लैंडिंग गियर से धुआं और चिंगारी निकलते देखी। इस पर तुरंत ही पायलटों को सतर्क करते हुए एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू सर्विस को भी अलर्ट किया गया। तो वहीं बता दें, तालिबानी खतरे को कुचलने की तैयारी में है चाइना। ताजिकिस्तान में बना रहा सीक्रेट मिलिट्री बेस, हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, चीन की सरकार पड़ोसी ताजिकिस्तान में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रही है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि यह चीनी सैन्य अड्डा पड़ोसी अफगानिस्तान की सीमा के पास बन रहा है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के आने के बाद पैदा हुए खतरे को कुचलने के लिए इस सैन्य अड्डे का निर्माण कर रही है। चीन ने अफगानिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू कर दिया है और उसे किसी खतरे से सुरक्षित रखने के लिए इस सैन्य अड्डे को बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन दुनिया के इस बहुत सुदूर इलाके में पिछले 1 दशक से ये सैन्य अड्डा बना रहा है। चीन के इस सैन्य अड्डे को पहाड़ों के बीच में बनाया जा रहा है जो 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, ब्रिटेन की सड़कों पर चलने लगे भारत के देसी ऑटो रिक्शा। भारतीयों ने कहा अब हम अंग्रेजों पर करेंगे कब्जा। जी हाँ, भारत में सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो रिक्शा देश के शहरों में आम देखने को मिलता है। इनमें विक्रम या अतुल कंपनी के ऑटो रिक्शा सड़क पर ज्यादा होंगे जो बड़े ही किफायती कीमत में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देते हैं। पर हाल ही में ये ऑटो रिक्शा अंग्रेजों की धरती ब्रिटेन में देखने को मिला। इसे देखकर वहाँ मौजूद प्रवासी भारतीय तो हैरान हुए, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी भारतीय काफी ज्यादा हैरान हुए और कहने लगे कि अब भारत की बारी है अंग्रेजों पर कब्जा करने की। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, अवश्य कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी आलिया नीलम पहली महिला सीएम की मौजूदगी में ली शपथ। जी हां, पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट में गुरुवार को आलिया नीलम ने चीफ जस्टिस पद की शपथ ली। पंजाब प्रांत के न्यायिक इतिहास में यह पहली बार है जब कोई महिला शीर्ष पद पर बैठी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बुधवार को उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी। जस्टिस आलिया नीलम को पंजाब गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने शपथ दिलाई। इस दौरान पंजाब की पहली महिला सीएम मरियम नवाज भी मौजूद थी। 58 साल की आलिया नीलम पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में दूसरी ऐसी महिला है जिन्होंने चीफ जस्टिस का पद संभाला है। साथ ही बता दें, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में मिलेगा 10% आरक्षण, फिजिकल में बड़ी छूट। मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। दोस्तों बता दें, पिछले कुछ समय से अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में कई तरह की बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। यह कदम उन युवाओं को राहत देगा जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत 4 साल तक सेना में सेवा दी है। दोस्तों असल में ये आरक्षण केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी सहित सभी केंद्रीय बलों में लागू होगा। साथ ही शारीरिक परीक्षणों में भी यानी कि फिजिकल में भी उनको छूट दी जाएगी।
केंद्रीय बलों में शामिल होने का ये बड़ा अवसर। दरअसल इस योजना के तहत अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी तरह करने वाले पूर्व सैनिकों को भर्ती के माध्यम से केंद्रीय बलों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसके लिए उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी और लिखित परीक्षा यानी एमईई या अन्य जरूरी दक्षताएं पूरी करनी होंगी। ये बहुत बड़ा फैसला लिया है मोदी सरकार ने। अग्निवीरों पर बड़े सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष पार्टियों के द्वारा, लेकिन ऐसे में मोदी सरकार ने यह फैसला लेकर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या अब निजी राय होने वाली है, कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सीएम ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती। जी हां, दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले उनकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 12 जुलाई की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाएगी। तो वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के घर में हुई चोरी, यूपी पुलिस जांच में जुटी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बड़े भाई हिमांशु त्रिवेदी के घर पर चोरी का मामला सामने आया है। उनका ये आवास लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 21 में स्थित है। बीजेपी नेता के भाई का यह निजी आवास थाना गाजीपुर रिंग रोड चौकी से 200 मीटर की दूरी पर है। हिमांशु त्रिवेदी का ये आवास कई महीनों से बंद था। त्रिवेदी परिवार इंदिरा नगर से गोमती नगर में बने गए घर में शिफ्ट हो गया था और तब से ये मकान बंद पड़ा हुआ था। चोरी के इस मामले को गाजीपुर थाने में दर्ज किया गया है। इसी बीच दोस्तों ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।